तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी तक मेरी आवाज़ जा रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? लेट मी चेक वंस। ओके, चलिए आवाज़ जा रही है, विजिबल भी है, ऑडिबल भी है। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एड अंकल ए जे की तैयारी, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। टेक्निकल इश्यूज की वजह से सैटरडे को क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन अब मंडे टू सैटरडे लगातार क्लास चलेगा कंटिन्यूअस। तो आज सेकंड लेक्चर है शपथ बैच का जेईई 2023-24 का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ कंप्लीट। ये पूरा कवर किया जाएगा, प्रॉपर डिटेल में कवर किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए और डिटेल में इसे कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक लेक्चर कवर कर लिए हैं और एक लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि सीमेंट क्या है, सीमेंट क्या है, बेसिक बातें हमने देख ली थी। और ये भी देख लिया था कि इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। इंग्रेडिएंट में हमने ये बात करी थी कि लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर है, एल्कलीज है। बताइएगा, कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिएगा। अरे शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कलीज। तो हमने बताया था ये सारे के सारे जो पाए जाते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। सारे के सारे जो पाए जाते हैं ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये हमने बात करी थी। ओके सर, तो ये जो पाया जाता है, लाइम कितना पाया जा रहा था? 60 to 67%। बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। 17 to 25%। एल्यूमिना जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 3 to 8%। और आयरन ऑक्साइड जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 0.5 to 6%। मैग्नीशिया जो पाया जाता है 0.5 to 4%। सल्फर पाया जाता है 1 से 3%। एल्कलीज पाया जाता है 0.2 से 1%। इसकी कहानी हो गई थी। चलिए अब आगे हमने एक और चीज देखा था। आगे क्या देखा था? आगे ये देखा था हमने, इनका कलर चेंज कर लिया जाए, ये कलर अच्छा लग रहा है। आगे ये देखा था कि इसका काम क्या है। काम भी याद दिला दीजिए जरा मुझे। लाइम का काम क्या होता है सीमेंट के अंदर? ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस इंपार्ट करता है। और साउंडनेस क्या होता है? टाइम के साथ उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सीमेंट से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर अगर है तो टाइम के साथ उसके वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर? टाइम के साथ सीमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर अगर वेदर का अटैक हो रहा है तो कोई भी उसके अंदर अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा। सिल्का की बात करते हैं तो सिल्का का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ, ये भी बात कर चुके थे, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। एल्यूमिना का काम क्या होता है? क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है? कलर देना। कलर के साथ साथ क्या था? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। मैंने बताया था आपसे बहुत कम देते हैं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन लिखा जा सकता है। मेन जो काम होता है आयरन ऑक्साइड का वो क्या होता है? कलर देना होता है। मैग्नीशिया का भी काम यही बताया था, हालांकि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चार ही है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कलीज की बात करें तो ये चले आते हैं। सल्फर का काम क्या होता है? साउंडनेस, फिर से ये साउंडनेस देता है, साउंडनेस यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एल्कलीज का काम क्या था? एफ्लोरोसेंस देना। ये सारी बातें हमने यहां तक कर रखी थी पिछले क्लास में। एफ्लोरोसेंस क्या होता है? व्हाइट पैचेस होते हैं। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी, कलर चेंज कर लिया जाए। अब अगर इन क्वांटिटी को आप एक्सेस करोगे, लाइम अगर ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हो, सिल्का ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हो, तब क्या फर्क पड़ेगा? तब क्या होगा? यानी ये तो रोल की बात हो गई। अब मैं एक्सेस की बात करने जा रहा हूं। अगर लाइम ज्यादा अमाउंट में यूज करोगे तो क्या होगा? एक चीज समझिएगा, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो बाकी चीजें डिक्रीज भी होंगी। तो उस वजह से केवल इसको इंक्रीज करने की वजह से जो इस पे अफेक्ट आएगा वो तो आएगा ही, इन पे भी अफेक्ट आएगा। बात समझिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलते हैं, एक एक करके समझते हैं हम लोग। जैसे लाइम की पे बात करते हैं। लाइम अगर आप ज्यादा यूज करोगे, लाइम की एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। लाइम अगर अकेले रहता है, फ्री फॉर्म में रहता है, तो उसमें जब आप वाटर ऐड करते हैं तो वो
वॉल्यूम चेंज करता है। सुना होगा क्विक लाइम का फॉर्मेशन होता है, हालांकि लाइम चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। तो लाइम अगर फ्री फॉर्म में है, उसमें वाटर ऐड करते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। लेकिन लाइम जो है अगर कंबाइंड हो रहा है सबके साथ, लाइम जो है सबके साथ कंबाइंड फॉर्म में है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। बात यह है। तो अगर आप लाइम ज्यादा करोगे तो कुछ लाइम फ्री फॉर्म में चले जाएंगे, इनके साथ कंबाइंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी भी क्वांटिटी तो कम हो गई ना, और इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो पूरा का पूरा लाइम इन सबके साथ कंबाइंड नहीं हो पाएगा, कुछ फ्री फॉर्म में चला जाएगा। तो जो फ्री फॉर्म में चला जाएगा, वाटर ऐड करते हुए अपने वॉल्यूम को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी आ गई, अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी आ गई। तो अगर आप लाइम एक्सेस करेंगे, लाइम एक्सेस करेंगे तो सीमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी आ जाएगी। पहला पॉइंट कैसे आया मैंने आपको डिस्कस करके बताया। अब चलते हैं मेन, तो चार इंग्रेडिएंट है, उन्हीं पे पहले बात करना है हमें। अब सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, इनको देखने के लिए एक रेशियो देखना होगा, इसे बोलते हैं हम लोग सेटिंग टाइम रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग टाइम रेशियो। इस रेशियो से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। कैसे? सेटिंग टाइम रेशियो क्या होता है, ये होता है सिलिका अपॉन एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड। इस रेशियो को बोला जाता है सेटिंग टाइम रेशियो। चलिए इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे अगर मैं बोलूं कि सिलिका अगर आपने एक्सेस ले लिया, सिलिका अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी ले ली, ज्यादा ले लिया, तो होगा क्या, जब सिलिका ज्यादा लोगे तो बाकी क्वांटिटी कम होगी, और ये इस रेशियो से कंट्रोल होता है। अगर आप इसको बढ़ाओगे, सिलिका को बढ़ाओगे, तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन क्वांटिटी में मेन क्या है अभी हमारे लिए, एल्यूमिना, एल्यूमिना कम हो जाएगा। तो सिलिका को बढ़ाने की वजह से एल्यूमिना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिलिका को बढ़ाने की वजह से एल्यूमिना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम होगा, एल्यूमिना का काम क्या था, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट करना, एल्यूमिना कम हो गया तो क्विक सेटिंग होगा क्या, नहीं होगा, यानी टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा सेटिंग में, यानी सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिलिका को बढ़ाने की वजह से स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एल्यूमिना कम हो जाता है। देख रहे हैं, सिलिका को बढ़ाने की वजह से, एल्यूमिना की वजह से इसके अंदर चेंज आ जा रहा है। तो इसमें क्या लिखा जाए, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, बढ़ाते जाओ सिलिका, सीमेंट में सिलिका की क्वांटिटी बढ़ाओगे, स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ सेटिंग टाइम भी बढ़ने लग जाएगा। क्यों सेटिंग टाइम बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि एल्यूमिना कम होने लग जाएगा। जितना सिलिका बढ़ाओगे उतना एल्यूमिना कम होगा, और एल्यूमिना कम होगा तो सेटिंग टाइम बढ़ने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ये ज्यादा जरूरी है। एल्यूमिना की बात करें अगर, तो एल्यूमिना की क्वांटिटी को अगर आप एक्सेस में लोगे तो होगा क्या। अब देखिए फिर से यहां पे इस बात को समझिएगा, यहां पे इस बात को समझिएगा जरा। इरेजर इसको हटाते हैं, फिर जो है इस बात को अब दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिना को अगर आप ज्यादा करोगे, एल्यूमिना को ज्यादा करोगे तो उस कंडीशन में कोई ना कोई एक इंग्रेडिएंट बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, जब ये घटेगा। जब ये बढ़ रहा है तो डिक्रीज कौन होगा, ये डिक्रीज होगा। तो एल्यूमिना को बढ़ाने की वजह से सिलिका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी एल्यूमिना ज्यादा यूज करोगे, क्विक सेटिंग तो हो ही रहा है, जो सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हो त्यों सेट तो हो ही रहा है, लेकिन अगर आप ज्यादा एल्यूमिना और करोगे तो स्ट्रेंथ क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। क्यों कम होने लग जाएगा, क्योंकि सिलिका की क्वांटिटी कम होने लग जाएगी। एल्यूमिना को बढ़ाने की वजह से सिलिका कम होने लग जाएगा, और सिलिका कम होने लग गया तो स्ट्रेंथ भी क्या होने लग जाएगा, सीमेंट के अंदर कम होने लग जाएगा। देख रहे हैं कैसे इंटर रिलेटेड है। अब ये चीज आप पढ़े होंगे, लेकिन कैसे रिलेट करना है वो यहां से समझ सकते हैं, ये जल्दी नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। आयरन ऑक्साइड का काम क्या था, कलर देना, मेन काम है कलर देना। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, ज्यादा मिला दोगे तो डार्क कलर दे देगा, बस इसमें कोई खास चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। मैग्नीशिया और सल्फर मैंने आपसे बताया था कि ये दोनों जो है आपके मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, हालांकि इस अमाउंट में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में आते हैं तब ये क्या करने लग जाएंगे, अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी जनरेट करने लग जाएंगे,
अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी जनरेट करने लग जाएंगे। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज। अच्छा, एल्कलीज का काम क्या है? एल्कलीज कम रहे ज्यादा रहे क्या करेगा? एफ्लोरोसेंस। और एफ्लोरोसेंस में हमने डिटेल में बात कर रखा है। एफ्लोरोसेंस क्या होता है? व्हाइट पैचेज, व्हाइट पैचेज, ये कहानी। तो अगर आप एक्सेस करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी। सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन करके, तो इसलिए हर एक में पॉइंट वाइज दिया हूं आपको। ये पूरा जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आप पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब चलिए आगे की कहानी कवर करते हैं हम लोग। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब आपने सीमेंट का बैग लाया, ये सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर है, सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर है, ये सारी प्रॉपर्टी है। अब उस सीमेंट को निकालेंगे बैग के अंदर से, उसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर जब ऐड करेंगे तो तुरंत क्या होने लग जाएगा? केमिकल रिएक्शन होने लग जाएगा, तुरंत केमिकल रिएक्शन होने लग जाएगा। और जो केमिकल रिएक्शन होगा, अच्छा जो केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट में वाटर ऐड करने पे, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टेक्निकल टर्म अगर नाम दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी हाइड्रेशन के दौरान उसमें से हीट बाहर निकलता है, एनर्जी बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, आई होप आप सुने होंगे ना। तो एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सोथर्मिक में रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट समझ गए, हीट ऑफ हाइड्रेशन समझ गए। अच्छा, हाइड्रेशन जब हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के चलते कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, और उन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बोक्स कंपाउंड। उन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बोक्स कंपाउंड, दैट इज नोन एज बोक्स कंपाउंड। यहां पे मैंने ये स्लाइड लिया है, तो क्या है? When water is added to cement, the ingredients of cement react chemically and form complex compounds simply called as Box compound. Very simple. और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और जो हीट बाहर निकलता है, हीट इवोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ, इसमें जो कंपाउंड बने वो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं? ये 4 कंपाउंड बनते हैं। इनका नाम क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनाफेराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो C3A बोला जाता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनाफेराइड अगर लिखा जाए तो क्या बोलते हैं इसे आप? C4AF बोला जाता है। और अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोला जाए तो इसे क्या बोलते हैं आप? C3S, और इसे बोलते हैं आप C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये कहानी है। अब अगर बात करा जाए, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। केमिकल फॉर्मूला भी एसएससी जेईई में पूछा जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है। C3A, 3 लगाया, C क्या है यहाँ पे? लाइम है, एल्यूमिना है यहाँ पे, सिंपल। अच्छा, C4AF में 4 आ गया। C से क्या है? लाइम है, एल्यूमिना है, A से एल्यूमिना है, और फेराइड यानी F से है Fe2O3। C3S से क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी 2CaOSiO2। ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, नाम इनके। अच्छा, नाम से याद आया, इनको एक और नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप बात करेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को बोला जाता है एलाइट, इसे बोला जाता है एलाइट, और डाई कैल्शियम सिलिकेट को बोला जाता है बेलाइट, बेलाइट, और C3A को बोला जाता है सेलाइट, और C4AF को बोला जाता है फेलाइट। ये बात हुई इनके नाम की, ये बात हुई इनके नाम की। चलिए ठीक है, थोड़ा कलर चेंज किया जाए, कलर ले आते हैं ये। अब बात करते हैं इनके क्वांटिटी की। जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये इनकी क्वांटिटी कितनी बन रही है? क्वांटिटी कितनी बन रही है? अब अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताने जा रहा हूं मैं। अगर 100% में देखेंगे आप तो मैक्सिमम जो अमाउंट बनता है वो किसका बनता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का बनता है।
और ये जनरली जो बनता है 45 to 65% अमाउंट होता है। C2S का उससे कम होता है 15 to 35%। और C3A और C4F का जनरली दोनों का अमाउंट सेम होता है। हालांकि लिखना चाहें तो 4 से 14%, 4 to 14%, 10 to 18% ये अमाउंट होता है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं, 11% के आसपास बनते हैं। चलिए ठीक है, ये बात हो गई कि ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, बॉक्स कंपाउंड बन रहे हैं, उनका अमाउंट क्या है। इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो आपको दिखेगा वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट का दिखेगा। अप्रोक्सीमेटली ये दोनों जो है 70 से 80% हिस्सा कवर करते हैं, बाकी 20 से 30% में ये दोनों आते हैं। जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा इनका काम, इस बात को समझने के लिए इनका समझना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। ये दोनों कंपाउंड हैं C3A और C4F, इन दोनों का जो काम होता है, इनका जो काम होता है वो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, यानी सेटिंग प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों जो है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब ढेर सारे मिलते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों का काम सेटिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा और इन दोनों का काम जो होगा वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा। ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसमें तुरंत आप इसे डिवाइड कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब बात ये समझिए कि चारों कंपाउंड बनते कब है। हमने बोला सीमेंट में वाटर ऐड किया आपने तो तुरंत केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो क्या चारों तुरंत बन जाएंगे? नहीं, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि C3E जो है और C4AF अगर मैं बात करूं तो ये दोनों 24 घंटे के अंदर लगभग बन जाते हैं। अप्रोक्सीमेट जो टाइम लगता है इनका 24 घंटे। ये जो टाइम बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है। तो 24 घंटे के अंदर ये C3A और C4AF बन जाते हैं। रही बात C3S की, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लेता है वो कितना लेता है? 7 डेज लेता है। ये जो टाइम लेता है वो 7 डेज लेता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करी जाए तो ये टाइम फिक्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। बोलने वाले इसे 1 साल बोलेंगे, 3 साल बोलेंगे, 5 साल बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फिक्स नहीं है, कुछ अंदाजा नहीं है। लेकिन जनरली जो यूज किया जाता है 3 साल, 3 इयर्स, तो मैंने 3 इयर्स लिख दिया है डाई कैल्शियम सिलिकेट। यानी जो कंपाउंड वाटर ऐड करने के बाद बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत बन गए। ऐसा हो सकता है ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर अभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और इसके अंदर अभी भी C2S बन रहा हो, और अभी भी अगर C2S बन रहा हो तो C2S क्या कर रहा हो, इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा हो। इसीलिए तो बोला जाता है कि कंक्रीट के अंदर टाइम के साथ स्ट्रेंथ बढ़ता है, घटता है या कांस्टेंट रहता है। तो आपका जवाब आता है क्या? बढ़ता है। तो टाइम के साथ कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि C2S बहुत स्लो प्रोसेस में बनता रहता है, धीमे धीमे बनता रहता है। इस वजह से जब तक वो बनता रहेगा तब तक वो क्या करता रहेगा? स्ट्रेंथ इंपार्ट करता रहेगा। अब बात ये आई, अब समझिएगा थोड़ा सा, कुछ बातें हैं जो समझनी होंगी हमें। कुछ बातें क्या है? अगर मैं देखूं तो ये दोनों जो हैं ये स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहे हैं, ये दोनों जो है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के स्ट्रेंथ में देखा जाए तो ये 7 दिन पे बन रहा है और मेजर हिस्सा जो है, मेजर पार्ट जो है वो कौन सा है? C3S ही है। C2S का पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में, C3S के कंपैरिजन में कम है। और ये कब बन रहा है? 3 साल, शायद 5 साल, 7 साल, कुछ भी टाइम ले सकता है। मैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा हूं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्ट्रक्चर बना है इसमें शुरुआती दौर में, शुरुआती टाइम में जो स्ट्रेंथ आया है उसके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या जवाब आएगा आपका? C3A, C4F, C3S, C2S। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियस सी बात है, C3S रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये दोनों होंगे। और इन दोनों में भी कौन होगा? जो शुरुआती टाइम में बना है, 7 डेज पे जो बना है वो होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सॉरी, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं पूछूं क्विक सेटिंग टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो C3A, C4AF रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, इन दोनों में भी अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए, तब क्या जवाब होगा आपका? C3A।
इन बातों को अब लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहली चीज तो मुझे ये बतानी है आपको, ये ऐसे लाइन वाइज बना करके लिख लेंगे, एक लाइन में आ जाएगा पूरा, एक बार पेज खोलेंगे तुरंत रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, बोक्स कंपाउंड क्या है ये मैंने बता दिया आपको। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, जब वाटर ऐड किया जाता है, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, when water is added to cement, it reacts chemically, it reacts chemically, it reacts chemically, and that is known as hydration of cement. That is known as hydration of cement. Got my point? Okay. So, what is heat of hydration? Heat evolution during chemical reaction, is known as heat of hydration, is known as heat of hydration. Why it is so? Because it is an exothermic process. It is an exothermic process. Exothermic process, endothermic process. Okay, this is the definition. Now I have to understand what are the points. First point, okay, in color, let me change in color. Okay, and I have selected. Okay, now point is tell me who will be the responsible for initial strength or early strength in cement. Initial strength and early strength in cement कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? C3S होगा। क्यों? रीजन बता दिया मैंने आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए या फिर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए या फिर फाइनल स्ट्रेंथ के लिए, फाइनल स्ट्रेंथ सब एक ही टर्म है। फाइनल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो C2S रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मैं आपसे पूछूं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको लाइन वाइज में दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग कौन है? मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, ओके, नोट्स के तौर पे बनाते जाइए। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग C3A। नेक्स्ट ये है कि इन चारों कंपाउंड में कौन सा बेस्ट सीमेंटियस कंपाउंड होता है? बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके अंदर मिलेगी? बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन चारों कंपाउंड के अंदर अगर देखा जाए तो किसके अंदर मिलेगा? टेल मी। C3A के अंदर। अगर मैं बात करूं पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है इसके अंदर? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो मिलेगी वो सबसे बेकार किसके अंदर मिलेगी? C4AF। ये मैंने C3A लिख दिया, क्या C3S होगा? सॉरी, इरेजर, ये C3S होगा, C3S। और पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड की बात करी जाए तो कौन सा हो जाएगा? C4AF हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बातें बताइए, अगर देखा जाए तो बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड हो गया, पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड हो गया। अभी जो चारों कंपाउंड बन रहे हैं C3A, C4AF, C3S, C2S, इनमें अगर बात करी जाए रेट ऑफ हाइड्रेशन की, कलर चेंज कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनमें बात करी जाए अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की,
चलिए रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर लीजिए भाई। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन, यानी सबसे पहले कंपाउंड कौन सा बनेगा इसमें, कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा? सबसे पहले जो कंपाउंड बनेगा वो C4AF बनेगा, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S। ये है रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे अक्सर लोग गलती करते हैं, अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले कौन सा बना C4AF, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S, सबसे लास्ट में C2S। C2S तो आपको पता बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अब बात ये है सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है, अगर ये पूछे, ये अलग चीज हो गया, रेट ऑफ हाइड्रेशन अलग चीज हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फर्स्ट कंपाउंड which react with water that is not C4AF, ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, वो कौन सा है? तो वो C3A है। रिएक्ट कौन करता है सबसे पहले? C3A। बनता कौन है सबसे पहले? C4AF। दोनों बातों में डिफरेंस है और दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और अक्सर आप गलती करते हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रेट ऑफ हाइड्रेशन समझ गए आप, केमिकल रिएक्शन समझ गए, अब बात समझते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की। यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन में भी बात करा जाए तो इसमें रेट की बात कर सकते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके सर, यानी सबसे ज्यादा हीट अगर देखा जाए तो कौन जनरेट करता है? सबसे ज्यादा हीट कौन जनरेट करता है इन सब में सबसे ज्यादा हीट कौन जनरेट करता है? C3A विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। C3A के बाद कौन करता है? C3S, उससे कम C4AF, उससे कम, सबसे कम C2S। C2S तो बहुत धीमा, बहुत कम हीट जनरेट करता है। सर आप वैल्यू भी बता दो, तो ये वैल्यू जान लीजिए 865 जूल पर ग्राम, हीट का यूनिट जूल पर ग्राम। आप इसे कैलोरी पर ग्राम में भी दिखा सकते हैं, कैलोरी में भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। इसका C3S की बात करी जाए अगर, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर बात करा जाए तो 500 जूल पर ग्राम। C4AF की बात करी जाए अगर अप्रोक्सीमेटली 420 जूल पर ग्राम, और C2S की बात करी जाए तो 260 जूल पर ग्राम। ये हीट की बात हो गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया, हालांकि वैल्यू नहीं भी याद रखेंगे काम चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है, कौन कम हीट जनरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आप रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन समझ गए, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन समझ गए, तो क्या रेट ऑफ स्ट्रेंथ भी समझ सकते हैं? एकदम समझ सकते हैं। रेट ऑफ स्ट्रेंथ, रेट ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देगा चारों कंपाउंड में? C3A, C3S, C4F, C2S। मेजर पोर्शन किसका है? C3S और C2S का, और C3S और C2S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन इन सब में, इन दोनों में भी अगर मैं पूछूं तो कौन ज्यादा है? C3S, उससे कम C2S, उससे कम अगर मैं अगर लिखना चाहूं तो C3S, सबसे कम किसको बोलूंगा मैं? C4A। ये रेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात हो गई, हर एक चीज कवर कर लिया मैंने। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ स्ट्रेंथ की भी बात हमने कर ली। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसके लिए पिछले स्लाइड पे आइए आप। हाँ, अब इस पे बात देखिएगा, इसमें देखें अगर चारों कंपाउंड बन रहे हैं, अब इन चारों में सबसे ज्यादा हीट कौन जनरेट कर रहा है? सॉरी, सबसे ज्यादा हीट अगर कोई जनरेट कर रहा है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट, C3S, C3A, C4AF, C3S। C2S तो बहुत कम हीट जनरेट कर रहा, बहुत लेट बन रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया, कोई स्ट्रक्चर बनाया, ये मान लीजिए, तो हमने बनाया, जस्ट अभी बनाया, तो हीट जो निकलेगा उसके अंदर कब निकलेगा? शुरुआती दिनों में या बाद के दिनों में? शुरुआती दिनों में निकलेगा। क्यों शुरुआती दिनों में निकलेगा? शुरुआती कितने दिनों में निकलेगा? 7 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा हीट निकलता है उस स्ट्रक्चर के अंदर से। क्यों? क्योंकि 7 दिन में जब आपने बनाया ना तो उसके अंदर रिएक्शन हो करके C3A, C4F, C3S बन रहा होगा, और जब ये तीनों बनते हैं तो बहुत ज्यादा हीट, 865 जूल पर ग्राम, इसका 500 जूल पर ग्राम, इसका 420 जूल पर ग्राम,
बहुत ज्यादा हीट निकलता है, तो उसी टाइम पे हीट ज्यादा निकलेगा, और हीट ज्यादा निकल रहा है उस वजह से सिंकेज आ सकते हैं, उस वजह से क्रैक्स आ सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें उन दिनों में उस हीट को ओवरकम करना चाहिए। ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हीट को ओवरकम करने के बहुत सारे उपाय हैं। क्वेरिंग, जिसे बोलते हैं आप क्वेरिंग ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट चैप्टर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भी। तो क्वेरिंग करते हैं, क्वेरिंग का जो मेन पर्पज होता है हीट को ओवरकम करना, यानी जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है उसे कंट्रोल करना, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्वेरिंग ऑफ कंक्रीट। और आपसे आईएस कोड IS 456 के अकॉर्डिंग पूछा जाता है मिनिमम क्वेरिंग पीरियड कितना होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम क्वेरिंग पीरियड कितना होता है, 7 डेज होता है। क्यों 7 डेज होता है, यहां से रिलेट कर सकते हैं आप बात को, क्योंकि शुरुआती के 7 दिनों में कम से कम 7 डेज में आपको हीट को ओवरकम करना ही करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकल रहा है, और हीट को ओवरकम करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए, 7 डेज होना चाहिए। ये पॉइंट यहां से रिलेट कर सकते हो, ये पॉइंट हो गया, ठीक। और पॉइंट समझते हैं, और पॉइंट अगर समझें हम लोग, और पॉइंट समझे, अगर मैं आपसे बोलूं इन चारों कंपाउंड में अगर आप चाह रहे हो, तो अगर मैं बात करूं टू रजिस्ट केमिकल अटैक, अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा सीमेंट में बनाऊं जो केमिकल अटैक को रजिस्ट कर सके, तो किसका अमाउंट जो है ज्यादा रखोगे आप। अगर आप चाहते हो मैं एक ऐसा सीमेंट बनाऊं जो केमिकल अटैक को रजिस्ट कर सके, तो किसका अमाउंट ज्यादा रखोगे, C3A, C4AF, C3S और C2S, किसका अमाउंट ज्यादा रखोगे आप, C2S का रखोगे अमाउंट ज्यादा, क्योंकि C2S जो बन रहा है बहुत स्लो प्रोसेस में बन रहा है, और उसका एक और रीजन है, उस रीजन को समझने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे चलना होगा। चलिए आइए समझिए। चलिए अब इस पॉइंट को आई होप नोट कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्यों जो है C2S जो है चलिए क्यों जो है C2S मैं बोला कि केमिकल अटैक को रजिस्ट करेगा। एक तो मैंने आपको बता दिया स्लो प्रोसेस है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम है उसके अंदर, लेकिन एक रिएक्शन समझना होगा हमें, चलिए समझिए इस बात को। ये देखिए, ये आपसे एग्जाम में रिएक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे क्या होता है कि C3A, C4AF, C3S, C2S ये चारों कंपाउंड रिएक्शन के बाद बनते हैं। कब बनते हैं, किस अमाउंट में बनते हैं, सारी डिस्कशन हमने कर ली, ठीक है। ये जो चारों कंपाउंड बनते हैं, ये फिर क्या करते हैं, वाटर के साथ मिल करके, C3S जैसे है, वाटर के साथ मिल करके, यहाँ पे H जो है H2O है, पानी है, ये इसके साथ मिल करके क्या बनाता है, CSH बनाता है, CSH जेल बनाता है। C3H2H3 बोला जाता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बोला जाता है। तो CSH जेल बनाता है और इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलिए ठीक है। C2S भी यही काम करता है, C2S भी पानी के साथ मिल करके, H यहाँ पे H2O है, CSH जेल बनाता है और इसके साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब बात समझिएगा जरा, ये दोनों बनाते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है मेरा कि अगर मैं कंपैरिजन करने के लिए एक एग्जांपल लूं, तो ये मान लीजिए ये 100 यूनिट है, मान लीजिए 100 यूनिट है, मान लीजिए ये भी 100 यूनिट है। कंपैरिजन करने के लिए सेम ले लिया मैंने। उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूं क्या कि इसके लिए जो C3S के लिए जो वाटर चाहिए वो जनरली 24% वाटर चाहिए होता है, यानी 100 है तो कितना पानी चाहिए, 24। ये याद रखिएगा, आगे काम भी आएगा। C2S के लिए जो पानी चाहिए होता है जनरली वो कितना चाहिए होता है, 21% चाहिए होता है।
यानी ये 100 है तो 21 यूनिट वाटर चाहिए होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। चलिए अब ये क्या होगा कि ये रिएक्शन करके CH बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस जब आप करेंगे तो ये CH जो बनता है यहाँ पे वो 75 यूनिट बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो 49 यूनिट बनता है। इक्वेशन बैलेंस है, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे CH जो बनता है वो 99 यूनिट बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो 22 यूनिट बनता है। यहाँ पे भी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो ये ऐसे बनते हैं, ये कहानी। अब देखिए एक चीज समझिएगा जरा। पहली चीज देखिए, आपके लिए ये जो CH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, आगे कहीं पे भी रिलेट कर सकोगे, इसको बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। CH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। देखिए CH क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल होता है। यानी जब सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो एक पेस्ट बनता है, वो जो पेस्ट होता है ना उसी को बोला जाता है CH जेल। वो जो पेस्ट होता है उसी को CH जेल। और CH जेल एक्चुअली पेस्ट नहीं है, उसके अंदर बन रहा है और उसी वजह से वो स्टिकी नेचर का होता है। उसी की वजह से CH जेल की वजह से वो थोड़ा सा विस्कस होता है और उसी वजह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी और अच्छी मिलती है आपको। तो CH जेल आप बताइए आपके लिए अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए अच्छी है, खराब? खराब। खराब है मतलब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर बात करी जाए तो ये अनडिजायरेबल क्यों है? क्योंकि अगर ये बन गया तो पानी जब मिलेगा, वाटर जब मिलेगा तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये सारी चीजें बन गई हैं उसके अंदर रिएक्शन के दौरान। अब पता चले बारिश हुआ, पानी जो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ घुल जाएगा। अब घुलने के बाद वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। लीचिंग प्रोसेस बोल दीजिए आपने। अब वो बाहर निकल गया, खाली जगह हुआ, जिस वजह से स्ट्रक्चर में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर फेल होना शुरू हो जाएगा। तो ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है, इसकी जरूरत हमें नहीं। इसका फायदा जानते हैं क्या है? सिर्फ एक फायदा है इसका, और कोई फायदा नहीं है। फायदा है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रहता है तभी उसके अंदर, सीमेंट के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो रहेगा ही। अब इसके अंदर आप जो है रीइंफोर्समेंट लगा रहे हो तो रीइंफोर्समेंट के अंदर कोरोजन नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कोरोजन नहीं होता है। क्यों भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से सीमेंट का पीएच बहुत ज्यादा हो जाता है और पीएच ये क्या हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 13 के आसपास। यानी जो सीमेंट होगा, अगर मैं सीमेंट बोल रहा हूं तो सीमेंट एक तरीके से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एसिडिक नेचर का नहीं होता है। और अगर एसिडिक नेचर का नहीं है तो कोरोजन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो कोरोजन नहीं होगा, नहीं होता भी है, आप देखे भी होंगे। क्यों नहीं होता है? इसी की वजह से होता है। इसका एक फायदा ये है, यानी एक पॉइंट और मिल गया आपको। सीमेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसकी पीएच वैल्यू जो होती है बहुत ज्यादा होती है। कंक्रीट के साथ भी यही होता है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। चलिए ठीक है, बाकी क्या है? इसका फायदा देख लिया, एडवांटेज देख लिया आपने, बाकी के सारे क्या है, नुकसान है। अब होता क्या है, देखिए C2S की वजह से CH ज्यादा बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम बन रहा है। C3S की वजह से CH कम बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बन रहा है। अगर आप इन दोनों बातों पे ध्यान देंगे, जो मैंने बातें बताई, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, C3S है या C2S है? C2S अच्छा है, क्योंकि C2S CH ज्यादा दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम दे रहा है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनडिजायरेबल होता है, हमें जरूरत नहीं होती है इसकी। बात समझ में आ रहा है? इसी वजह से अब देखिए क्या होगा, इसी वजह से इन दोनों में अगर देखा जाए तो C2S बेटर है C3S के कंपैरिजन में, क्योंकि CH भी ज्यादा मिल रहा है, अच्छी बात है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम बनेगा तो यानी इसकी वजह से लीचिंग के चांसेस कम है, स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस कम है। आप बोल रहे होगे कि सर केमिकल अटैक वाली बात तो नहीं इससे आ रही है। देखिए कैसे आ रही है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ समझिएगा। स्ट्रक्चर बनाया है आपने, चारों कंपाउंड बने हैं, इसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई अटैक करा दिया आपने, सल्फेट का अटैक करा दिया आपने,
सल्फेट का अटैक एग्जांपल के तौर पे, ये भी तो एक केमिकल ही हो गया। तो सल्फेट का अटैक अगर आपने कराया स्ट्रक्चर के ऊपर तो होगा क्या, ये सल्फेट तुरंत जो है ढूंढेगा किसको, ये सल्फेट जो है तुरंत क्या करेगा, ऐसे समझिए, ये ढूंढेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और ये अगर ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों मिल करके क्या बनाए, CaSO4 बनाए। और जो CaSO4 बनेगा ये तुरंत ढूंढेगा C3A को, और C3A तुरंत इसके साथ मिल करके क्या बनाएगा, CSA, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। इसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। और जब ये बन गया तो ये अपने वॉल्यूम को 227% तक इंक्रीज कर देता है। और 227% तक अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब कहानी शुरू से समझिए कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस सीमेंट के अंदर ज्यादा है तो सल्फेट उसके साथ रिएक्ट करके ज्यादा चांसेस होगा ये बनाए, और ये इसके साथ रिएक्ट करके ज्यादा चांसेस होगा ये बनाए, और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो आप अगर रजिस्ट कराना चाह रहे हैं तो किसको ज्यादा रखोगे, C3S को या C2S को, C2S को ज्यादा रखोगे, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें कम रहेगा तो चांसेस कम रहेंगे इसके साथ रिएक्ट होने के, चांसेस कम रहेंगे इसके बनने के। और जब एक चांसेस कम रहेंगे इसके बनने के तो इसके भी बनने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि C2S जो है वो अगर केमिकल अटैक को रजिस्ट कराना है, सल्फेट अटैक को रजिस्ट कराना है, इन दोनों में देखा जाए तो C2S बेटर होगा, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो। इस रिएक्शन से बहुत सारी बातें निकल करके आई। तो केमिकल अटैक को रजिस्ट कराना C2S बेटर होगा। CSS जो होगा हमारा अच्छा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनडिजायरेबल है लेकिन एक एडवांटेज है, वो मैंने जानकारी आपको दे दी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर रिक्वायरमेंट, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस। अगर आप चाहते हो हाइड्रेशन प्रोसेस हो तो मिनिमम वाटर कितना चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए, ये कल की क्लास में देखेंगे हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो गया। तो डेली ये क्लास चलेगा, डेली क्लास चलेगा। थोड़ा सा आज लेट हो गया उसके लिए माफी चाहते हैं, कल लेकिन टाइमली रहेंगे। आप लोगों को पता है पंचुअलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10 बजे एकदम आ जाएंगे। 10 से 11 कंटिन्यूअस क्लास चलेगा, एक एक घंटे डेली क्लास चलेगा और ये पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। ये ऐसे ही अगर आपके मन में धारणा है कि पता नहीं बीच में बंद हो जाए तो ये धारणा निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग फेस कर चुके हो, मैं समझ चुका हूँ, इस बात को समझ रहा हूँ। आप लोग कई जगहों पे दिक्कतें झेल चुके हो, लेकिन यहाँ पे एश्योरिटी दी जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि पूरा खत्म होगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खत्म होगा। तो साथ में और भी सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, कवर कीजिए। थैंक